हेलो माय चैम्पियन, सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सेट नंबर 1 का जो वीडियो था वो देख लिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो होगा दोस्तों। इसके अंदर भी मैं आपके लिए 11-12 सवाल लेके आया हूँ टोटल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जून 2026 के लिए। सब्जेक्ट है दोस्तों BPAG 171 आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पता ही है दोस्तों 100 नंबर का पेपर आएगा। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए और 3 घंटे आपको मिलता है। तो 3 वीडियो मैं लेके आऊँगा। एक तो दिसंबर 2025 में जो आपका पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन वीडियो, और 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की वीडियो। ठीक है, गेस्ट पेपर भी इसको आप बोल सकते हो। तो इन तीनों वीडियो को कम से कम 4-5 बार देख लेना आप, और लिख कर भी याद कर लेना। टाइम नहीं है तो PDF का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और ये PDF है दोस्तों, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ऑफ बिट स्टडी के नाम से ही है। ठीक है, तो वहाँ पर आप मैसेज करके इसको बाई कर सकते हैं PDF को। तो दोस्तों हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ईयरफोन लगा के और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके। तो सभी का एक बार फिर से वेलकम है दोस्तों। पहला सवाल आप लिखेंगे 400 से लेकर 500 शब्द के बीच में लिख सकते हैं आप। आपदा प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पे कार्यनीतियों अथवा उपायों को बताइए। देखो, अगर आपको शब्द समझ में नहीं आते तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको वर्ड समझ में आ जाए। जैसे कि किसी को कार्यनीति नहीं समझ में आया तो इसके सामने तो दिया गया है उपाय। कार्यनीति को कहते हैं एक्शन प्लान, यानी कि क्या प्रयास किए गए हैं सरकारों की तरफ से। देखो, आपदा प्रबंधन यानी कि विभिन्न तरह की जो आपदाएं आती है, चाहे वो बाढ़ है, भूकंप है, लैंडस्लाइडिंग है, ठीक है, उद्योगों के अंदर विस्फोट है, ये सब जो आपदाएं आती है ना, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो विभिन्न देश है, और राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि भारत सरकार है, वो आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है। इस तरह से समझना है। भले ही आप 2 मिनट लगा देना क्वेश्चन समझने में, लेकिन सही लिखना है। सही लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, और इधर उधर की बातें लिखते हो तभी आपके नंबर नहीं आते हैं। तो देखो, टॉपर लाइक आंसर लिखने हैं अपने को, और इम्प्रेसिव लिखना है, इफेक्टिव आपके आंसर होना चाहिए। तो कैसा बनेगा सबसे सुंदर आंसर? उसके अंदर बढ़िया भूमिका होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में मेन बॉडी, ठीक है, मुख्य भाग, उसके बाद में अच्छा सा एक कंक्लूजन या निष्कर्ष, तब जाके अपने शानदार नंबर आते हैं। राइट, तो देखो इसकी शुरुआत आप कर सकते हो। आपदा प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीतियाँ क्या हैं। भूमिका में आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि विभिन्न तरह की आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तथा भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं जो कि निम्नलिखित है। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। पहला पॉइंट, आपदा प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्यनीति, क्योंकि इस सवाल में 2 हिस्से हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए हैं। तो पहला समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो देखो इसमें भी पहला हेडिंग डालेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण दशक। ये पहला प्रयास होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को बचाने के लिए। न्यूनीकरण का मतलब आपदा के प्रभाव को कम करना। दशक का मतलब 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1991 से लेकर सन 2000 ईस्वी के बीच में 10 सालों का जो टाइम है, इसको कहा गया, इसको घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण दशक। ठीक है, क्योंकि देशों को कहा गया कि आप अपने देश में लोगों को बचाने के लिए कुछ प्लान है, कुछ योजना लेके आओ। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये संयुक्त राष्ट्र की एक अंग है, एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक यानी कि इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यानी कि कम करना या न्यूनीकरण के रूप में नामित किया है। यानी कि इन 10 सालों को क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण दशक, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भूकंप, बाढ़, सूखे और तूफानों जैसी आपदाओं से जान माल की हानि को कम करना था। यह पहल आपदा पूर्व तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देती है। यानी कि देखो, काफ़ी सारे देश है ना, लोगों को जब भूकंप आ जाता है, चला जाता है, जब बाढ़ आ जाती है, चली जाती है, तब जाके सरकारें एक्टिवेट होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी तब लोगों की हेल्प करते हैं। भाई उससे पहले ही कर लो ना, उससे पहले को लोगों को सिखा दो, कोई भूकंप है तो इस तरह से बचना है, बाढ़ में इस तरह से आप उपाय कर सकते हो। तो इस तरह की यहाँ पे बातें कही गई।
मुख्य बिंदु देख लो। अवधि 1990 का दशक, इसको घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण का दशक। उद्देश्य क्या था इसका? विशेष रूप से विकासशील देशों जैसे कि भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इन देशों में आपदाओं के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को कम करना था। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुधारना था, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, जो कि लोगों को पहले ही बता देते हैं कि भाई चक्रवात आने वाला है, जिससे कि मछुआरे पहले ही अपने घर में सुरक्षित लौट जाएं, और जन जागरूकता बढ़ाना था। महत्व क्या था इस न्यूनीकरण दशक का? इसने आपदा जोखिम प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया। बाद के ढांचों जैसे कि ह्यूगो और सेंडाई फ्रेमवर्क की नींव रखी। देखो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण दशक था, इसी के बाद में दोस्तों दो चीज़ें, या आप कह सकते हो दो फ्रेमवर्क और आए, जैसे कि ह्यूगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क, है ना। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये न्यूनीकरण दशक आया था, ठीक है। उसी के बाद में ह्यूगो और सेंडाई फ्रेमवर्क लाया गया। अब देखो, इसी के संदर्भ में, यानी कि जो 1990 से हमने सन 2000 ईस्वी के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण दशक है, इसके संदर्भ में हम हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस भी मनाते हैं। परिणाम क्या निकला? भारत सहित कई देशों ने इस दशक के दौरान राष्ट्रीय आपदा शमन नीतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्री हैं, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए, नीतियाँ बनाई। जैसे कि भारत ने सन 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा इत्मीनान, तसल्ली रखना, शांत जगह पे बैठना है अपने को। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, मेहनत करूँगा आपको समझाने की, और 1.5 घंटे से ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो इसको रुक रुक कर भी देख सकते हैं, या फिर एक साथ भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो, अंत तक टिके रहना भाई, लास्ट तक टिके रहोगे तो ही फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, तो ही मज़ा आएगा पेपर के अंदर आंसर लिखने का। योकोहामा कार्यनीति, ये क्या है? 1994 में आपदा न्यूनीकरण पर आयोजित विश्व सम्मेलन में अपनाई गई एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा है, यानी कि योजना है एक प्रकार की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिमों को कम करना है। यह नीति आपदा रोकथाम तैयारियों और सुरक्षित दुनिया के लिए विकासशील देशों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि योकोहामा नाम के शहर में दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए, वहाँ पर ये कार्यनीति या स्ट्रेटजी बनाई गई कि हमें मतलब अपने लोगों को बचाना है, और स्पेशल विकासशील देशों में जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये गरीब देश होते हैं लगभग। योकोहामा कार्यनीति की मुख्य विशेषताएं देख लो। मूल उद्देश्य क्या था? आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी उपाय खोजना और जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियाँ विकसित करना, विकासशील देशों पर ध्यान देना, ताकि जैसे कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ये जो देश हैं, ये अपने यहाँ पर तकनीकी रूप से कुछ मशीनें बना सके। जैसे कि भारत ने मौसम को समझने के लिए मशीनें बनाई हैं। आपदा प्रबंधन क्षमता के निर्माण पे जोर दिया जा रहा है, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर लोगों की मदद की जाती है आपदा के दौरान। फिर है सामुदायिक भागीदारी, आपदा पूर्व तैयारी पर जोर देना, ताकि स्थानीय समुदाय को आत्मनिर्भर बना सके। यानी कि जो जिस गांव में जिस शहर में आपदा आती है, उन लोगों को मजबूत बनाना। इसका अगला चरण था ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि भाई 1990 से 2000 का जो दशक था, उसके बाद में योकोहामा कार्यनीति आया, उसके बाद में ह्यूगो, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क नीति आया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। योकोहामा नीति का मुख्य उद्देश्य आपदा के बाद केवल राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि आपदाओं को रोकने और उनके प्रभाव कम करने के लिए एक पूर्व नियोजित दृष्टिकोण अपनाना था। यानी कि आपदा के बाद में तो हर कोई मदद करता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए फिर पुलिस आती है, क्या मतलब भाई? सबसे पहले तो ये ट्रैफिक रूल अच्छे बनाओ ना, और पुलिस तुरंत तैयार होनी चाहिए, है ना, प्रिपेयर होनी चाहिए किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। लेकिन बाहर जैसे देशों में देखते हैं कि दोस्तों घटना पहले होती है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में पुलिस, एम्बुलेंस, ये सब आता है। तो योकोहामा नीति में कहा गया कि भाई आपदा आने से पहले ही आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। फिर है ह्यूगो फ्रेमवर्क, 2005 और 2015 के बीच में ये टारगेट रखा गया था। ह्यूगो फ्रेमवर्क में क्या बातें लिखनी है आपको? यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक 10 वर्षीय वैश्विक योजना थी। यानी देशों को कहा गया कि आप इन 10 वर्षों के दौरान अपने देशों में लोगों को बचाओगे, आप योजना बनाओगे। ह्यूगो एक सिटी का नाम था, उस सिटी में लोग इकट्ठा हुए
और उस सिटी के नाम पे ह्यूगो फ्रेमवर्क नाम रख दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य जान माल और सामाजिक आर्थिक नुकसान को कम करना और उसके बाद में आपदाओं के प्रति लचीलापन, यानी कि आपदाओं से लोग इतना ना डरें, भूकंप आए तब भी जीवित रहें, बाढ़ आए तब भी नुकसान को झेल पाएँ। ये मतलब होता लचीलेपन का। यह 2015 के बाद सेंडाई फ्रेमवर्क से प्रतिस्थापित हो गया था। तो आपको भूलना नहीं है, सबसे पहले आपको याद रखना 1990 का ये न्यूनीकरण दशक। उसके बाद में आया योकोहामा कार्यनीति, इसके अंदर भी लोगों को बचाने की बातें कही गई आपदाओं से। फिर ह्यूगो फ्रेमवर्क, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ह्यूगो फ्रेमवर्क की अब विशेषता देख लो आप। उद्देश्य क्या था? 2015 तक आपदाओं के कारण होने वाले जीवन और सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय संपत्ति के नुकसान को काफ़ी हद तक कम करना। 5 प्राथमिकताएं तय की गई ह्यूगो फ्रेमवर्क में। अलग से भी सवाल आ सकता है ये, है ना, 10 नंबर का, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में एक तो 20 नंबर के सवाल आते हैं, एक 10-10 नंबर के सवाल आते हैं। तो 5 प्राथमिकताएं कौन सी थी? आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संस्थागत आधार के साथ राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता बनाना, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं होंगी, जैसे कि भारत में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, है ना, इसका भी काम होगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण को आगे बढ़ाना। तथा स्थानीय स्तर पर भी कुछ संस्थाएं होंगी, जैसे कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये सब लोगों को बचाएंगी। फिर जोखिम की पहचान करना, जोखिमों को पहचानना, मूल्यांकन करना, निगरानी को सुदृढ़ करना तथा प्रारंभिक चेतावनी को बेहतर बनाना। उसके बाद में दोस्तों ह्यूगो फ्रेमवर्क में एक और प्राथमिकता थी सुरक्षा और लचीलेपन की संस्कृति के लिए ज्ञान, नवाचार, यानी कि इनिशिएटिव, नई नई पहले और शिक्षा का उपयोग करना। फिर जोखिम कारक, जो अंतर्निहित जोखिम कारक होते हैं उनको कम करना और आपदाओं के प्रभावी उत्तर के लिए तैयारी को मजबूत करना। ये ह्यूगो फ्रेमवर्क में लिख सकते हो आप। आगे इसका महत्व क्या था? इसने पहली बार आपदा जोखिम न्यूनीकरण को नीतिगत स्तर पर लागू करने के लिए विस्तृत वैश्विक ढांचा प्रदान किया, जिससे दुनिया भर में जो जोखिम प्रबंधन प्रणाली थी इसके विकास को गति मिली थी। अगला कदम क्या था? ह्यूगो फ्रेमवर्क के बाद में है सेंडाई फ्रेमवर्क, जिसमें 15 सालों के लिए कुछ टारगेट बनाए गए थे। ये स्वैच्छिक थे, है ना। देखो सेंडाई फ्रेमवर्क ये लिख देना आप, स्वैच्छिक थे, यानी कि किसी देश पे बाध्यकारी नहीं होंगे, मतलब किसी देश अगर नहीं भी फॉलो करेगा तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, जिसे मार्च 2015 में जापान के सेंडाई शहर में अपनाया गया था। तो इन शहरों के नाम से ही दोस्तों ये फ्रेमवर्क या कह सकते हो सम्मेलन भी कह सकते हो, सेंडाई सम्मेलन एक ही बात है। तो यह ह्यूगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी, यानी कि इसके पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था, उसके बाद में सेंडाई आया। इसका उद्देश्य क्या था? आपदा जोखिम को समझना, जोखिम शासन को मजबूत करना और आपदा तैयारी बढ़ाकर जान माल की हानि को कम करना था। यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। देखो आपको पता है कि सन 2015 के अंदर दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने अपने देशों के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तैयार किए हुए हैं। उसके अंदर ये सेंडाई फ्रेमवर्क के नियमों की पालना करना भी शामिल है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? नई आपदाओं के जोखिमों को रोकना, मौजूदा आपदा जोखिम को कम करना, लचीलापन को बढ़ाना। और 2015 से लेकर 2030 तक सदस्य देशों के लिए नियम बनाए गए। इसका मुख्य फोकस क्या था सेंडाई फ्रेमवर्क का? आपदा के बाद पुनः निर्माण को बेहतर और सुरक्षित बनाना। पुनः निर्माण का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई ध्वस्त इमारत है, कोई बिल्डिंग टूट गई तो उसको वापस से बनाना। कैसे लागू होगा ये? यह आपदा जोखिम प्रबंधन में राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करता है, यानी कि जो राज्य है, जो सरकारें हैं वो आगे आए, लेकिन स्थानीय सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी जोर देता है। 4 प्राथमिकता तय की गई सेंडाई फ्रेमवर्क में। अलग से भी सवाल आ सकता है दोस्तों, ये सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क, योकोहामा कार्यनीति, ये टिप्पणी लिखने में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बड़े बड़े इनके आंसर लिख दिए हैं। देखो 4 प्राथमिकताएं कौन सी थी? आपदाओं के कारणों और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना, फिर संस्थागत और नीतिगत ढांचों को बेहतर बनाना, यानी कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं हों, एजेंसियाँ हों जो कि आपदा प्रबंधन के लिए काम करें, जैसे कि भारत में तो है NDMA है ना, और राज्य स्तर पे SDMA है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब एजेंसी होता है राज्य की, ठीक है। लचीलेपन को आगे बढ़ाना, जोखिम कम करना और बेहतर पुनर्निर्माण के साथ आपदाओं की पुनः प्राप्ति, आपदाओं के बाद पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति का मतलब होता है रिकवरी करवाना लोगों की, ठीक है। आगे है दोस्तों, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने कुछ प्रयास समझे थे, मैं आपको वापस से रटा देता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण दशक, जो कि 1990 से 2000 ईस्वी के बीच में घोषित किया गया था। उसके बाद में योकोहामा कार्यनीति आई 1994 के अंदर, है ना,
फिर ह्यूगो फ्रेमवर्क आया जिसमें 2005 से लेकर 2015 तक कुछ लक्ष्य डिसाइड किए गए देशों के द्वारा। फिर आपका आया सेंडाई फ्रेमवर्क जिसमें 2015 से लेकर 2030 तक जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो अपने यहाँ पर कुछ लक्ष्य बनाएंगे, हासिल करेंगे उनको। अब देखो भारत के स्तर पे संस्थागत ढांचा देख लो आप, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लो। देखो एनडीए में बनाया गया है दोस्तों। एनडीए में क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी या एजेंसी होता है दोस्तों। इसके अंदर जैसे कि एनडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है खुद, है ना। एसडीएमए का मुख्यमंत्री होता है, कुछ सदस्य भी होते हैं, और डीडीएमए इसका जिला कलेक्टर होता है। तो अथॉरिटी मतलब जिसके पास पावर हो और जो नीति नियम बना सके। तो यह एनडीएमए क्या काम करता है? यह नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश निर्धारित करता है। फिर एसडीएमए देख लो, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। फिर डीडीएमए में जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है, लोगों को बचाया जाता है। और भारत में दोस्तों प्रमुख नीतियाँ भी बनी हैं, कुछ नियम भी बने, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बना है। तो ये वित्तीय ढांचा प्रदान करता है, यानी कि राज्यों की सहायता भी करता है, उनको पैसे देता है, ये अधिनियम इसमें कहा गया है, और कानून भी बनाता है। फिर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में लाई गई। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है, जिससे कि लोगों को कम नुकसान हो। सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया गया है, यानी कि जो एक समाज के लोग हैं वो मिलकर के आपदाओं के प्रभावों को रोके। ये था दोस्तों, है ना। भर भर के मैंने लिखा है यार, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप चाहे 6-7 पेज लिखो इसके, चाहे 10 पेज लिखो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन शब्द सीमा के अंदर ही लिखना। जैसे कि 500 शब्द है तो दोस्तों 500-550 में निपटा देना है इसको, ठीक है। ज़्यादा मत लिखना, लेकिन लिखोगे क्वालिटी आंसर, और ये है क्वालिटी आंसर, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रबंध पर चर्चा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जब मान लो भूकंप आ जाता है, बिल्डिंगें टूट जाती है, बाढ़ आ जाती है, चावल के खेत है डूब जाते हैं पूरी तरह से, किसान बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद में किस तरह से पैसों की सहायता की जाए वो इसमें बताया गया। देखो बढ़िया बढ़िया पॉइंट सारे आपकी किताब से ही लिखे हैं मैंने। देखो ये सारे पॉइंट कितना मतलब बढ़िया बेहतरीन आंसर है दोस्तों। ये तो अलग से भी सवाल आया था, कौन सा? ये वाला बीमा योजना है 10 नंबर का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये छोटे छोटे हेडिंग है ना, इनको भी याद कर जाना, 10-10 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो चलो मैं थोड़ा रीड करता हूँ इसको। जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आपदा आने के बाद पुनः निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के कार्यों के लिए धन की जरूरत होती है। पैसे बिना क्या है दुनिया में। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार निम्न चैनलों के माध्यम से धन की जरूरत पूरी की जाती है। पहला है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित ये प्रमुख फंड है या कोष है जो गंभीर आपदाओं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो। प्राकृतिक मतलब बाढ़, भूकंप, मानव निर्मित मतलब जैसे कोई नाभिकीय दुर्घटना या सड़क हादसा, रेल हादसा। इन आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास के लिए, पुनर्वास का मतलब होता है जैसे कि भूकंप आया, बिल्डिंगें टूट गई, लोगों के घर ढह गए, तो लोगों को अस्थायी घर बना देना, ये पुनर्वास कहलाता है। पुनर्वास यानी कि थोड़े कम समय के लिए कहीं और शिफ्ट कर देना लोगों को। तो इनके लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। इस फंड से कुछ पैसे निकाले जाते हैं और यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आता है। यह सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित होता है। मैनेज कौन करता है इस फंड को? कौन पैसे निकाल सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके कुछ पॉइंट और देख लो एनडीआरएफ के। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात और गंभीर मानव निर्मित आपदाओं के बाद तत्काल राहत, तत्काल तुरंत रिलीफ देना, लोगों को बचाव और पुनर्वास सुनिश्चित करना। और वित्त पोषण कैसे होता है? एनडीआरएफ में पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। जैसे कि 100 करोड़ दे दिए, 500 करोड़ दे दिए, तो केंद्र सरकार एनडीआरएफ में पैसे डालेगी, फिर उसी पैसे को मैनेज किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में कोई आपदा आई तो वहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं। प्रबंधन मैनेज कौन करता है? यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी? यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ को पूरक बनाता है। यानी कि देखो राज्य स्तर पर भी एक फंड होता है दोस्तों, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे होता है उसका नाम है एसडीआरएफ। राज्य स्तर पे जैसे कि राजस्थान में कोई आपदा आई तो एसडीआरएफ से पैसे निकालेंगे, लेकिन एसडीआरएफ में दोस्तों थोड़े बहुत पैसे होते हैं, जैसे कि 50 करोड़, 10 करोड़, वो ख़त्म हो गए तो एनडीआरएफ से पैसे निकालकर इसमें डाले जाते हैं। इसलिए इस लाइन का मतलब है कि जो एनडीआरएफ है वो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को पूरक बनाता है। जब कोई आपदा बहुत गंभीर होती है तो एनडीआरएफ से अतिरिक्त धनराशि
जारी की जाती है। योगदान क्या है, इस फंड में सार्वजनिक निजी संगठनों या व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान भी स्वीकार किया जाता है, जैसे कि हम भी फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह करके डाल सकते हैं इसके अंदर, जिसे आयकर की धारा 80G के तहत छूट प्राप्त है इस फंड को। आगे है दोस्तों एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्राथमिक निधि है ये, जिसका उपयोग बाढ़, भूकंप जैसे अधिसूचित आपदाओं, यानी कि राज्य सरकार के पास में एक लिस्ट होती है, तो उस लिस्ट में जिन जिन आपदाओं के नाम हैं उनके लिए पैसे जारी किए जाते हैं इस फंड के द्वारा, ताकि पीड़ितों को तत्काल राहत दी जा सके। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों को 75% और पहाड़ी राज्यों को 90% राशि जारी करती है, जो राहत शिविरों, भोजन और मुआवजे के लिए उपयोग की जाती है। इसका मुख्य पॉइंट और देख लो, एसडीआरएफ के राज्य स्तर पर जो फंड बना है, इसका उद्देश्य क्या, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल राहत, लोगों को रिलीफ देना, बचाव, है ना, और राहत शिविरों का खर्च उठाना। इसके बाद में है इसका गठन, एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 1 और इसका भी एक पार्ट है ए, इसके तहत प्रत्येक राज्य में गठित किया गया, जैसे कि उड़ीसा का है, राजस्थान का भी है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है ना, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये सब पैसा कहाँ से मिलेगा इसको, वित्त पोषण। सामान्य राज्यों में केंद्र सरकार 75% देगी और 25% राज्य सरकार को देना हो, जैसे कि गुजरात के अंदर भूकंप अगर मान लो खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर आता है तो 100 रुपये में 75 रुपये सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 25 रुपये की जो सहायता है वो गुजरात सरकार करेगी वहाँ के पीड़ित लोगों के लिए। लेकिन जो पूर्वोत्तर, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट है, जैसे कि असम, मणिपुर, ये सब, और हिमालय राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर 90 रुपये देगी, क्योंकि इन राज्यों के पास में दोस्तों थोड़ा फंड की कमी रहती है, और 10 रुपये राज्य देगी। समझ गए। उपयोग क्या होगा एसडीआरएफ का, इसमें आपदा के शिकार लोगों को अनुग्रह राशि, यानी कि कुछ पैसा दिया जाएगा उनको, राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था, पानी, बिजली, घर, फसल के नुकसान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। और स्थानीय आपदा छोटे स्तर पर भी अगर आती है तो राज्य सरकार कुल निधि का 10% तक ऐसी आपदाओं के लिए खर्च कर सकती है जो स्थानीय संदर्भ में आपदा लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है। तो देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरा एक पन्ना होता है, उसके अंदर लिस्ट में लिखा होता है ये आपदाओं में पैसे जारी किए जाएंगे, लेकिन राज्य स्तर में भी मान लो किसी छोटे जगह में ऐसी आपदा आ गई जो कि सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, फिर भी एसडीआरएफ से उससे पैसे जारी किए जा सकते हैं। निगरानी, यह निधि, ये जो फंड है, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित की जाती है। जो भी पैसा एसडीआरएफ से निकाला जाएगा, कौन मैनेज करेगा इसको, एसईसी यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष, यह 5 फरवरी 2021 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट जो कि आपदाओं के जोखिमों को कम करने के लिए विशेष रूप से बनाई जाएंगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह कोष, ये जो फंड है, क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, है ना, पुलों का निर्माण करना, सड़कें बनाना और रेल की पटरियाँ ठीक करना, और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय सुनिश्चित करते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए लोग सुरक्षित बने रहे, इस तरह से उपाय किए जाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, आपदाओं के प्रभाव कम करने के लिए विशेष रूप से समन परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करना। समन यानी कि आपदाओं के प्रभाव कम करना, मिटिगेशन, तो इसके लिए पैसा देना। इसकी स्थापना, किसकी स्थापना, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 5 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई। इसका जो आवंटन है दोस्तों, 2021 से 22 से 2025 से 26 की अवधि के लिए 13,693 करोड़ रुपए दिए गए थे। ठीक है। इसका उपयोग क्या है, यह कोष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित होता है और मुख्य रूप से संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय के लिए होता है। अब दोस्तों, इसके साथ ही राज्य स्तर पर भी राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष एसडीएमएफ स्थापित करने का प्रावधान है। तो इतना सब याद रखना इसके लिए, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए। अरे जिस तरह से पूरे देश के लेवल पर राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष है, वैसे ही राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष भी हो जाएगा। तो वही है एसडीएमएफ का मतलब भी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश है। दोस्तों, आपको पता कि हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग बनता है। ठीक है, वित्त आयोग बनता। तो एसडीआरएफ का गठन, एसडीआरएफ मतलब अभी बताया आपको, एसडीआरएफ देखो, ये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है एसडीआरएफ। तो क्या सिफारिश है, क्या रिकमेंडेशन किया एसडीआरएफ का गठन, कि 2015 और 16 से 2019 और 20 की अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन कोष का आवंटन किया गया।
केंद्र सरकार का 90% हिस्सा और राज्यों का 10% हिस्सा निर्धारित किया गया कि केंद्र 90% रुपये देगा अब और राज्य सिर्फ 10% ही पैसे देंगे। स्थानीय आपदाओं के लिए छूट, राज्य एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध धनराशि का 10% तक उन आपदाओं के लिए कर सकता है, भले ही वे स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं, भले ही वे केंद्र सरकार की सूची में नहीं हो। तो किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आपदा आती है तो एसडीआरएफ में जो पैसा रखा हुआ उसका 10% तक यूज किया जा सकता है। उस मान लो किसी गांव में कुछ ऐसी आपदा आ गई जो कि केंद्र सरकार की सूची में नहीं है, फिर भी एसडीआरएफ से पैसा निकाला जा सकता है। कितना? मैक्सिमम 10%। एनडीआरएफ की भूमिका, यदि एसडीआरएफ अपर्याप्त, यानी कि जो राज्य में जो पैसा रखा हुआ है ना प्रतिक्रिया के लिए, अगर वो अपर्याप्त हो तो एनडीआरएफ से पैसे निकाले जाएंगे। प्रतिपूर्ति की समीक्षा, जो वित्त आयोग है इसने आपदा राहत के दौरान रक्षा बलों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की समीक्षा करने की सिफारिश की, यानी कि रक्षा बल कितना पैसा यूज करेंगे वो एक लिमिट भी डिसाइड की इस वित्त आयोग ने। फिर जोखिम प्रोफाइलिंग करने का भी बोला वित्त आयोग ने। आयोग ने केंद्र सरकार को राज्य के जोखिमों को और खतरों से संबंधित प्रोफाइल के वैज्ञानिक सत्यापन में तेज लाने की सिफारिशें की थी, यानी कि कितनी जोखिम है आपके यहाँ पर, कितने तरह के खतरे हैं, कितना पैसा आपको चाहिए, इस तरह की जोखिम प्रोफाइलिंग भी करने को बोला था वित्त आयोग ने। जिला स्तर के कोष भी होते हैं दोस्तों। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 के तहत जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन निधि में मुख्य रूप से जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि डीडीआरएफ और जिला आपदा न्यूनीकरण निधि डीडीएमएफ शामिल है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित ये फंड राज्य स्तरीय संसाधनों के पूरक के रूप में तत्काल राहत, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रदान करती है। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ है, वो एक फंड है, ठीक है, और राज्य स्तर पे है, स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ। वैसे ही जिला स्तर पे दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो डीडीआरएफ और एक है डीडीएमएफ। दोनों से दो तरह के फंड है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उससे भी पैसे निकाल के लोगों की सहायता की जाती है, आप इस तरह समझो। फिर एक है दोस्तों इस सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। दोस्तों हर सांसद को लगभग 5 करोड़ रुपए मिलते हैं कि आप अपने क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो इस फंड से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इस योजना का नाम है MPLADS। MPLADS मतलब सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, एक केंद्रीय योजना जिसके तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वो विकास कार्य कर सकता है, जैसे सड़कें बना सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी के लिए हर साल 5 करोड़ तक की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं, सांसद चाहे तो इस निधि का प्रयोग आपदा प्रबंधन में कर सकता है। आगे है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। ये तो आपने पेटीएम और फ़ोनपे पर भी देखा होगा। अगर देश में कोई आपदा आती है तो इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। आप 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये तक डाल सकते हो इसमें। तो PMNRF की स्थापना 1948 में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और गंभीर बीमारियों, कैंसर, हृदय रोग के पीड़ितों की मदद के लिए की गई। यह पूरी तरह से जनता के स्वैच्छिक योगदान से चलता है और इसमें सरकार को कोई बजट नहीं होता। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें दिए गए दान पर आयकर में 100% छूट भी मिलती है धारा 80G के तहत, यानी कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस फंड को, ठीक है। फिर बीमा योजना, 10 नंबर का सवाल आया था अलग से भी। इसमें बीमा योजना का मतलब क्या कि अगर मान लो बाढ़ आ गई, ओले गिर गए, है ना, बहुत तेज़ बरसात आ गई, तूफान आ गया, तो फसलें बर्बाद हो जाती है और किसान फसल पे डिपेंडेंट रहता है, तो उसके लिए मुआवजा मिलता है। उसको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी उसको, तभी मुआवजा मिलेगा। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो PMFBY भारत सरकार की एक प्रमुख योजना जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों यानी कि जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट और बीमारियों के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। भाई कीट पतंगे ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टिड्डियाँ जो आती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, वो भी तो एक प्रकार की आपदा जो कि फसलों को चट कर जाती है। तो PMFBY एक योजना है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है किसान ने तो उसको पैसा वगैरह मिल जाएगा। किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 5% और व्यावसायिक जो बागवानी फसलें होती है उसके लिए 5% प्रीमियम देना होता है, यानी कि कुछ पैसा वगैरह देना पड़ते हैं। शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है इंश्योरेंस की। जंगली जानवर जैसे कि हाथी, जंगली सुअर, बंदर आदि द्वारा फसल के नुकसान और धान के यानी कि चावल के खेतों में जल भराव को भी अब बीमा सुरक्षा में शामिल किया गया है। व्यापक सुरक्षा, बुआई से पहले के जोखिम, खड़ी फसल के नुकसान और कटाई के बाद 14 दिन तक के नुकसान को कवर इसमें किया जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। फिर है संशोधित मौसम आधारित फसल योजना। वर्षा, तापमान, ओलावृष्टि और हवा
जैसे प्रतिकूल नुकसान मौसम के कारण हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में वित्तीय सुरक्षा किसान भाइयों को प्रदान की जाती है। यह योजना स्थानीय मौसम केंद्रों के डेटा का उपयोग करके दावों का निपटान करती है। इसमें फसल कटाई के प्रयोगों के बजाय मौसम के मापदंडों को नुकसान का आधार माना जाता है, यानी कि मौसम अगर खराब हुआ तो पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी कारण हो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर है बीज फसल बीमा योजना। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाली क्षति से किसानों की रक्षा करना और उन्हें कृषि में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना। कवरेज, इसमें दोस्तों क्या क्या नियम बता रखे हैं। किसानों को तभी पैसा मिलता है इसमें कि बुआई से पहले, जब आप बुआई करते हो उससे पहले और कटाई के बाद के जोखिम तक, यानी कि कटाई के 14 दिन बाद तक सुरक्षा इसमें मिलती है। प्रीमियम दर, ये किसानों को कुछ पैसा देना पड़ता है इसमें, बाकी सरकार खुद वहन करती है। जैसे कि खरीफ फसल, जैसे कि जो बाजरा होती है ना, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, इसके लिए 2% प्रीमियम राशि। रबी फसल जैसे कि गेहूं है, मक्का है, इसके लिए 1.5%। फिर कुछ वाणिज्यिक यानी कि जैसे कि अंगूर है ना, और फूल सब्जियों, इनकी खेती पर 5% प्रीमियम देना पड़ता है। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए कम ब्याज दर पर समय से लोन दिलाना है। यह कार्ड बीज, उर्वरक, कीटनाशक और उपकरण खरीदने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसलों के नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता और ऋण में लचीलापन प्रदान करता है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्षति आंकलन के ढांचे एवं पद्धतियों की व्याख्या करें। तो थोड़ा सा आप पानी पी लो आप, ठीक है, क्योंकि मुझे तो लगातार बोलना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूँ रुक रुक के देख लेना इसको। आपके पास में टाइम है काफ़ी, और काफ़ी पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस बार तो, ठीक है। PDF से ही पढ़ लेना यार। और देखो, मेरी ज़िंदगी का भी एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो मैं पढ़ता हूँ तो भाई पूरा दिल के साथ में पढ़ते हैं अपन, मन के साथ में पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, किताब में समझ में आ भी नहीं रहा है, तो आप 3 ही वीडियो देखो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। पेपर शानदार जाने वाला, क्योंकि 8 में से 5 ही सवाल तो करने हैं आपको। चलो, तीसरा सवाल है क्षति आंकलन, डैमेज असेसमेंट के ढांचे। ढांचा का मतलब होता है फ्रेमवर्क, जिसमें कुछ नियम लिखे होते हैं, और पद्धतियाँ, या पद्धतियों को कहते हैं तरीके की व्याख्या करें। क्षति आंकलन का मतलब है कि जैसे कि मान लो भूकंप आया तो कितनी बिल्डिंगें ढह गई, कितने बिल्डिंगों में दरार पड़ गया, कितने जो इंटरनेट की लाइनें ठप पड़ गई, गैस की और पानी की पाइप लाइनें वो टूट गई हैं। ये सब देखना, लिखना, आंकलन करना, ये कहलाता है क्षति आंकलन। तो क्षति आंकलन आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण चरण है। देखो, बढ़िया सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन बनाओ, भूमिका बना दो आप। यह वह चरण है जिसके माध्यम से किसी आपदा के बाद हुए नुकसान और प्रभाव की मात्रा और उसका स्वरूप और गंभीरता का आकलन किया जाता है कि कितना नुकसान, कितना भयंकर आई थी ये भूकंप, चक्रवात जो भी है। इसका उद्देश्य केवल हानि का रिकॉर्ड तैयार करना नहीं है, बल्कि यह भी जानना होता है कि कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए और किस प्रकार की सहायता तुरंत की जानी चाहिए। और दीर्घकाल में पुनःवास यानी कि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना, लोगों का जीवन वापस से चालू करना, और पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, यानी कि उन बिल्डिंगों को, सड़कों को, पुलों को कैसे बनाया जाए, ये सब इसमें शामिल होता है। इस प्रकार क्षति आकलन आपदा के तात्कालिक राहत कार्यों से लेकर भविष्य की रोकथाम और शमन परियोजनाओं का आधार बनती है। शमन यानी कि मिटिगेशन, प्रभाव कम करना या नुकसान कम करना, उसको शमन कहते हैं। तो क्षति आकलन के कुछ प्रमुख तत्व भी हैं। इन आवश्यक सूचना, इनमें कुछ एलिमेंट, कुछ तत्व हैं क्षति आकलन के। वो कौन कौन से तत्व हैं? आवश्यक सूचनाओं की पहचान करना, आंकड़ों के स्रोत तय करना, जैसे कि अखबार के अंदर आया है या किसी वेबसाइट के अंदर कितना नुकसान हुआ किसी इलाके में। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से डेटा संग्रह करना। प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राथमिक स्रोत जैसे कि खुद जा कर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, वो हो गया प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? एजेंसियों से, NGO से या फिर अखबारों से सूचना कलेक्ट करना। तो इन स्रोतों से, इन सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, रिपोर्ट लेखन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और पूर्वानुमान करते हैं तथा निर्णयकर्ताओं के लिए सुझाव देना शामिल है। यानी कि जो सरकार के लोग हैं, अफसर हैं, जो आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको सुझाव देना भी इसमें शामिल होता है क्षति आकलन में। ये केवल सूचना इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को व्यवस्थित कर नीति निर्माण तक पहुंचाने की संपूर्ण प्रक्रिया है। नीति निर्माण मतलब भाई देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि जिला कलेक्टर, IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर, वही तो नीतियाँ कानून बनाएंगे। तो वो किसको देखेंगे? क्षति आकलन को देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हानि, पशुधन हानि,
कृषि क्षेत्र की कितना नुकसान हुआ, भवनों को नुकसान, सार्वजनिक निर्माण, व्यापार उपयोगिताएं यानी कि डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज करते हैं वो भी नुकसान हो जाता है, जैसे इंटरनेट, ये भी उपयोगिता है, तथा कुल आर्थिक हानि जैसी सूचनाएं शामिल की जाती है। इसका फ्रेमवर्क देख लो आप। क्षति आकलन का ढांचा, यह बहुविषयी और बहुस्तरीय होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं अलग अलग लेवल पे। इसमें राजस्व यानी कि रेवेन्यू, स्वास्थ्य, अभियंत्रण, लोक निर्माण, कृषि, पशुपालन, जलापूर्ति, बिजली, संचार आदि विभागों का समन्वय शामिल होता है। यानी कि एक ज़िले के अंदर, एक राज्य के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, समन्वय कोऑर्डिनेशन किया जाता है। इस ढांचे के अंतर्गत सबसे पहले आपदा की प्रकृति, तिथि, समय, स्थान और घटना का विवरण तैयार किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। फिर प्रभावित क्षेत्र, आवश्यकताओं की प्राथमिकता, उपलब्ध संसाधनों और पुनः प्राप्ति की संभावना का आकलन किया जाता है। यह ढांचा नीचे से ऊपर सूचना प्रवाह पर आधारित होता है। नीचे से ऊपर, बॉटम अप का मतलब क्या है? मतलब कि गांव अथवा वार्ड के स्तर से जानकारी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक पहुंचती है। इससे वास्तविक स्थिति का सटीक चित्र हमें मिल जाता है। क्षति आकलन मुख्यतः दो पद्धतियों से किया जाता है, एक तो त्वरित क्षति आकलन और एक विस्तृत क्षति आकलन, डिटेल्ड डैमेज असेसमेंट। तो त्वरित मतलब रैपिड डैमेज असेसमेंट, मतलब तुरंत का तुरंत, मतलब जो जानकारी हमें प्राप्त होती है ताकि राहत, बचाव, भोजन, दवाई, आश्रय यानी कि जो टेंट वेंट लगाना, कहीं पे टेंट शेड लगाना है रहने के लिए, शेल्टर हाउस जिसको बोलते हैं, उसके लिए आश्रय शब्द यूज किया गया, और अन्य आवश्यक संसाधन समय पर पहुंचाए जा सके। यह प्रारंभिक, संक्षिप्त और तात्कालिक निर्णय के लिए उपयोगी होता है। दूसरी ओर विस्तृत क्षति आकलन, रिकवरी स्टेज, इसमें विशेषज्ञ द्वारा भवनों, कृषि संपत्ति, आजीविका, आर्थिक हानि तथा अवसंरचना की तकनीकी जांच की जाती है। यह पुनर्वास, पुनर्निर्माण और भविष्य की समन्वय रणनीतियों के लिए आवश्यक होता है। क्षति आकलन की पद्धतियाँ विशेष क्षेत्र विशेष के अनुसार भी अपनाई जाती है, मतलब किस इलाके में आपदा आई है वो भी देखा जाता है। जैसे मानव जीवन की क्षति का आकलन, आवासीय क्षति का आकलन, सामुदायिक अवसंरचना की क्षति यानी कि पूरे गांव वाले जिस भी बिल्डिंग को यूज करते हैं, जैसे कि पंचायत घर है, वो एक सामुदायिक अवसंरचना है। पर्यावरणीय प्रभाव, आजीविका की हानि यानी कि दोस्तों काम धंधा खो बैठते हैं ना, जैसे कि बाढ़ आ गई तो कैसे ऑफिस जा पाएंगे, कितने लोग हैं नौकरी खो बैठे, वो भी देखा जाता है। इसमें स्वास्थ्य प्रभाव, मनोसामाजिक प्रभाव यानी कि लोग अपने माँ बाप को खो बैठते हैं तो सदमे में आ जाते हैं, ट्रॉमा हो जाता है, इसको कहते हैं मनोसामाजिक। साइको सोशल इम्पैक्ट तथा महिलाओं पर आपदा के प्रभाव का मूल्यांकन शामिल होता है। इससे प्रशासन को यह समझने में मदद मिलती है कि आपदा केवल भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी व्यापक होता है ना। मतलब कितना ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया आपको। तो भूमिका बढ़िया लिखो, है ना, और फिर कंटेंट, मेन बॉडी, फिर आपका इंट्रोडक्शन। निष्कर्ष लिख दो। क्षति आकलन आपदा प्रबंधन का एक आधारभूत उपकरण है। एक प्रभावी और वैज्ञानिक क्षति आकलन से ही राहत कार्य जो होते हैं वो अधिक संगठित तरीके से किए जा सकते हैं। पुनर्वास योजनाएं यथार्थपरक बनती है, यानी कि वास्तविकताओं में उनको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है पुनर्वास योजनाओं को, और भविष्य में आपदाओं के प्रति समाज की सहनशीलता बढ़ती है, समाज मजबूत होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सही क्षति आकलन ही सफल पुनर्निर्माण और बेहतर आपदा प्रबंधन की कुंजी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4, आपदा तैयारी की विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। देखो, आपदा तैयारी का मतलब है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी कि कितने तरह से हम तैयार हो सकते हैं ताकि आपदा हमें कम से कम नुकसान पहुंचाए। ठीक है दोस्त, तो आपदा प्रबंधन में आपदा तैयारी किसे कहते हैं? एक महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहली बात तो इसका मतलब है उन सभी पूर्व व्यवस्थाओं, यानी कि पहले से अपन कुछ व्यवस्था बना लेते हैं, हम योजनाओं, प्रशिक्षणों, ट्रेनिंग दे देते हैं लोगों को कि भूकंप आए तो इस तरह से बचना है, सूखा पड़ने वाला है तो गांव के लोग हैं, कुछ खाने की जो वस्तुएं हैं वो रख लो, अपने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को किसी दूसरी जगह ले जाओ। इस तरह से प्रशिक्षण किया जाता है। संसाधनों और सावधानियों से है जिन्हें आपदा आने से पहले अपनाया जाता है ताकि जनधन की हानि कम की जा सके और राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी ढंग से निपटाए जा सकें। आपदा तैयारी के क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लक्ष्यमूलक तैयारी, फिर कार्यमूलक तैयारी और आपदामूलक तैयारी। ठीक है, ये सवाल है आपदा तैयारी की विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। तो एक एक करके देखते हैं दोस्त। लक्ष्यमूलक तैयारी क्या है? लक्ष्यमूलक तैयारी से मतलब उन तैयारियों से है जो किसी विशेष लक्षित समूह को ध्यान में रख के की जाती है। यानी कि समाज के अंदर काफ़ी तरह के वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे, वृद्धजन, दिव्यांग व्यक्ति, है ना, हैंडीकैप्ड पर्सन्स और अन्य संवेदनशील वर्ग शामिल होते हैं, जैसे कि ST, SC, OBC, EWS कैटेगरी वाले लोग। इन समूह की आवश्यकताएं, यानी कि टारगेट करके अपन इनको सबसे पहले बचाते हैं, क्योंकि इनके पास में संसाधन कम होते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं।
तो इन समूहों की आवश्यकताएं सामान्य लोगों से अलग होती हैं। इसके लिए अलग से योजना हम बनाते हैं। उदाहरण के लिए वृद्धजनों के लिए दवाओं की व्यवस्था, बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय और महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से निकासी प्रबंध आवश्यक होते हैं। आगे चलते इस प्रकार की तैयारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, मतलब लक्ष्य मूलक में हम क्या करते हैं, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग उनको टारगेट करते हैं, उनके हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। तो आपदा के समय कोई भी कमज़ोर वर्ग उपेक्षित न रह जाए, मतलब जो भी कमज़ोर वर्ग, चाहे महिलाएं, बच्चे, वृद्ध हैं, कोई भी पीछे ना रहे, किसी को भी इग्नोर न किया जाए। यह सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनशीलता पर आधारित होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कार्यमूलक तैयारी। यार ऐसे आंसर लिखो ना आप, है ना, जैसे कि यूपीएससी फॉर्मेट में लिख रहे हो आप, तो कौन नंबर काटेगा यार, और जो काटेगा फिर वो तो फिर नंबर देने में कंजूसी बरतेगा फिर, है ना। तो कार्यमूलक तैयारी क्या? कार्यमूलक तैयारी का संबंध उन विशिष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों से है जिन्हें आपदा के समय अलग अलग एजेंसियों, विभागों और व्यक्तियों द्वारा निभाया जाता है। कार्यमूलक तैयारी का मतलब है कि भाई अलग अलग जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को, एजेंसियों को, लोगों को सौंप दिए जाते हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन दल, संचार तंत्र, परिवहन सेवाएं, राहत दल और स्वयं सेवकों जो वॉलेंटियर्स होते हैं, इनकी भूमिकाएं पहले से निर्धारित की जाती है, तो इनको काम दे दिए जाते हैं। इस प्रकार की तैयारी में आपदा प्रबंधन योजना बनाना, संसाधन मानचित्रण, प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल करना, संचार व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, राहत सामग्री का भंडारण, समन्वय व्यवस्था शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपदा के समय भ्रम ना हो, किसी को विलंब ना हो और अव्यवस्था ना हो। सबको अपने अपने काम, अपने अपने ड्यूटी पहले से ही बता दी जाए। जब हर संस्था को अपना कार्य स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है तब प्रतिक्रिया अधिक त्वरित यानी कि अधिक तेजी से और संगठित और प्रभावशाली बन जाती है। कार्यमूलक तैयारी में आप लिख सकते हो। फिर है आपदा मूलक तैयारी। तो इसका मतलब किसी विशिष्ट प्रकार की आपदा को ध्यान में रख के की गई तैयारी। अब जानते हैं दोस्तों, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, आग, भूस्खलन या औद्योगिक दुर्घटना सभी की प्रकृति अलग अलग होती है ना। जैसे कि भूकंप में अलग तरह से लोगों को बचाया जाता है, अलग तरह से प्रयास किए जाते हैं, योजनाएं अलग तरह से बनती हैं, ट्रेनिंग अलग तरह से दी जाती है। तो अलग अलग आपदाओं के लिए अलग अलग तैयारी की जाती है, उसी को कहते हैं आपदा मूलक तैयारी। उदाहरण के लिए भूकंप की तैयारी में सुरक्षित भवन बनाना, ड्रॉप कवर एंड होल्ड, यानी कि जहाँ पर भी हैं आप अपने आप को कवर कर लें और अपने आप को एक जगह पर रखें, इसको कहते हैं कवर एंड होल्ड। जैसे अभ्यास महत्वपूर्ण है। बाढ़ के लिए ऊंचे स्थानों की पहचान करना, नावों वगैरह की अरेंजमेंट करना, राहत शिविर और निकासी मार्ग आवश्यक है। और चक्रवात के लिए क्या चाहिए? चेतावनी प्रणाली, यानी कि 10 दिन पहले ही बता दो ना लोगों को कि तटों से, कोस्टल एरिया है उससे दूर हट जाएं आप, और अपना मकान है कहीं और बना लें आप, मतलब अस्थायी समय के लिए। इस प्रकार की तैयारी जोखिम की प्रकृति के अनुसार विशेष उपाय पे आधारित होती है। इससे क्षति को कम करने और समय पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि आपदा तैयारी एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल तैयारी है, जो केवल सामान्य सावधानी तक सीमित नहीं है। लक्ष्य मूलक तैयारी संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कार्यमूलक तैयारी प्रशासनिक दक्षता और समन्वय को मजबूत बनाती है, और आपदा मूलक तैयारी विशेष आपदाओं के अनुसार व्यवहारिक उपाय उपलब्ध कराती है। इन तीनों प्रकारों का समन्वित प्रयोग ही प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिलता बनता है। इसलिए एक जागरूक, संगठित और प्रशिक्षित समाजी आपदा के दुष्प्रभाव को न्यूनतम कर सकता है। आगे चलते हैं उड़ीसा महाचक्रवात और इस संदर्भ में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो आप बता दो कि उड़ीसा में महाचक्रवात कब आया था। भयंकर तूफान आया था, एक तरह की मतलब सबसे बड़ी घटना है ये भारत की, ठीक है। काफ़ी लोग मर गए थे इसके अंदर। और फिर उड़ीसा सरकार ने एक एजेंसी स्थापित की थी जिसका नाम है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसने किस तरह की मदद की, लोगों को किस तरह से बचाया, वो आपको लिखना है। तो पहले बता दो भूमिका में, उड़ीसा महाचक्रवात भारत की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। यह चक्रवात साल 1999 के अंदर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में आया और इसने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं, अत्यधिक वर्षा और समुद्री ज्वार के कारण, यानी कि समुद्र की लहरें हैं बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठी, नीचे आई, जिससे क्या हुआ, तेज गति से लहरें हैं वो तटीय क्षेत्रों की तरफ, समुद्री सीमाओं की तरफ आगे बढ़ने लगी, शहरों में जाने लगी, जिससे कि हजारों लोगों का जीवन है वो प्रभावित हुआ। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल राहत पर्याप्त नहीं है, बल्कि पहले से तैयारी और बचाव और पुनःवास की मजबूत व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि OSDMA, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। अब मेन कंटेंट लिख दो दोस्तों। साल 1999 का उड़ीसा महाचक्रवात बहुत विनाशकारी
था। इसने घरों, सड़कों, बिजली व्यवस्था, संचार साधनों, फसलों, पशुधन को यानी कि जो गाय, बकरी, भैंस ये सब होते हैं, इनको भारी नुकसान पहुंचाया। लाखों लोग बेघर हो गए, सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। उस समय आपदा पूर्व चेतावनी, सुरक्षित निकासी, आश्रय स्थल और प्रशासनिक समन्वय उतने विकसित नहीं थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। उसी के बाद में दोस्तों उड़ीसा की सरकार को महसूस हुआ कि एक अथॉरिटी, एक एजेंसी बनानी चाहिए। उसी का नाम था OSDMA। इस आपदा ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि आपदा प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और संस्थागत रूप दिया जाए। इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में OSDMA का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य केवल आपदा आने के बाद राहत देना नहीं था। भाई नुकसान होने से पहले ही लोगों को बचाओ ना, इस तरह से प्रयास किया गया OSDMA के द्वारा और लोगों को जागरूक बनाया गया। पुनर्निर्माण की व्यवस्था भी की गई। ये उद्देश्य है OSDMA का। OSDMA की महत्वपूर्ण भूमिका, एक तो इसकी भूमिका है तैयारी को मजबूत बनाना। ये संस्था क्या करती है, लोगों को पहले से ही सावधान रहने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करने और आपदा के समय क्या करना है इसकी जानकारी देती है। इसके कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी और घबराहट कम हुई। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। OSDMA ने ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जिनसे चक्रवात आने की सूचना समय रहते लोगों तक पहुँचाई जा सके और समय पर सूचना मिलने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना आसान हो गया। भाई ये भूमिका लिखना, आपको ये योगदान था OSDMA का। तीसरी भूमिका, उसने चक्रवात आश्रय स्थल बनवाए, तटीय क्षेत्रों में सुरक्षित भवन बनवाए ताकि चक्रवात के समय लोग वहां पर शरण ले सके। इससे जनहानि मतलब लोगों का नुकसान कम हुआ। चौथी भूमिका है प्रशिक्षण की और मॉक ड्रिल की। तो OSDMA लोगों को, स्वयंसेवकों, अधिकारियों और स्थानीय निकाय को प्रशिक्षण देती है और आपदा के समय कैसे काम करना है वो भी बताती है। तो अभ्यास से लोगों की तैयारी बेहतर होती है। पांचवी भूमिका है कोऑर्डिनेशन की, समन्वय की। तो OSDMA राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय के बीच तालमेल स्थापित करता है। इससे राहत, बचाव, जिसको आप कहते हो रेस्क्यू, और पुनर्वास का काम तेजी से होता है। छठी भूमिका है दोस्तों पुनर्वास और पुनर्निर्माण। आपदा के बाद केवल तात्कालिक सहायता देना काफ़ी नहीं होता लोगों को, बल्कि लोगों को फिर से सामान्य जीवन में लाना भी जरूरी होता है। OSDMA इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करता है। ये इसकी भूमिका है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों हिस्से अपन ने बड़े अच्छे से समझ लिए। निष्कर्ष लिख दो तो कहा जा सकता है कि उड़ीसा महाचक्रवात एक भयंकर त्रासदी थी, जैसे कि भोपाल गैस कांड था दोस्तों, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था ना 1984 में जो आई थी। लेकिन इससे उड़ीसा को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई दिशा मिली। इस आपदा से यह सीख मिली कि आपदा से लड़ने के लिए केवल राहत नहीं बल्कि तैयारी, चेतावनी और बचाव, समन्वय, पुनर्वास ये सब आवश्यक है। OSDMA ने यानी कि इस एजेंसी ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उड़ीसा को आपदा प्रबंधन का एक मजबूत मॉडल बनाने में सहायता की। इसलिए कहा जा सकता है कि OSDMA ने उड़ीसा को अधिक सुरक्षित, संगठित और आपदा तैयार राज्य बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, आपको पता 2013 के अंदर काफ़ी लोग मर गए थे। और चक्रवात फेलिन, इन दोनों के बारे में बताना है और इन घटनाओं से, आपदाओं से आप क्या सीख सकते हो वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो एक बढ़िया सी इंट्रोडक्शन लिख दो। आपदाएं केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाती बल्कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। उत्तराखंड की बाढ़ 2013 और चक्रवात फेलिन ये भी 2013 को आया था। ऐसे उदाहरणों के रूप में रखा गया जिनसे भारत में आपदा प्रबंधन की कमजोरियों और सफलताओं दोनों को समझा जा सकता है कि कहाँ पर सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। इन दोनों घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि आपदा से निपटने के लिए केवल राहत नहीं बल्कि तैयारी, पूर्व चेतावनी और समन्वय और पुनर्वास भी उतने ही जरूरी होते हैं। ये भूमिका है। अब ये भूमिका कोई भी पढ़ेगा तो दोस्तों बिना पढ़े ही नंबर दे देगा वो, क्योंकि उसे पता है कि यार बंदा पढ़ के आया है, बंदा इंटेलिजेंस है, कोशिश की है उसने कुछ अच्छा लिखने की। ठीक है, पढ़ेगा ही नहीं वो नंबर दे देगा। ठीक है, तो ऐसा लिखो भूमिका जो सबको पसंद आए। अब मेन कंटेंट दोस्तों क्या है, उत्तराखंड की बाढ़ बता दो आप सबसे पहले। 2013 की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा थी। जून 2013 में क्या हुआ, अत्यधिक बरसात आई, बादल फटे फिर, है ना, और भूस्खलन हुआ और नदियों के उफान के कारण राज्य के अंदर कई भागों में भारी तबाही हुई। उत्तराखंड में सड़कें, पुल, भवन, होटल, तीर्थस्थल यानी कि जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, तो इन क्षेत्रों में काफ़ी भारी बरसात हुई। संचार व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई। विशेष रूप से केदारनाथ क्षेत्र इस आपदा का केंद्र बना। पर्वतीय क्षेत्र, अनियंत्रित निर्माण
यानी कि लोग हैं पहाड़ों में भी होटल वगैरह बनाने लगे हैं। संवेदनशील भू आकृति है उत्तराखंड की और सीमित पहुंच के कारण आपदा बचाव कार्य अत्यंत कठिन हो गया। इस आपदा ने दिखाया कि पहाड़ी राज्यों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है। चक्रवात फेलिन क्या 2013 बंगाल की खाड़ी से उठने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली चक्रवात था दोस्तों, जिसने अक्टूबर 2013 में विशेष रूप से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था। ये याद रखना है। तो उत्तराखंड की आपदा भी याद रखनी है। चक्रवात फेलिन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में आया था दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्से प्रभावित किए थे। तेज हवाएं, भारी बरसात आई, समुद्री ज्वार उठे, इसके प्रमुख प्रभाव थे। समुद्री ज्वार का मतलब है समुद्री जल का उफान होना, ठीक है। इससे चक्रवात फेलिन में दोस्तों क्या हुआ? मकानों को, फसलों को, बिजली, संचार और आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा। परंतु फेलिन की विशेषता यह रही कि इसने समय रहते लोगों को चेतावनी जारी कर दी। बड़े पैमाने पर लोग हैं वो सुरक्षित स्थल पहुंच गए, नुकसान कम हुआ, है ना। इन दोनों आपदाओं से प्रमुख पाठ ये मिलता है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड की आपदा ने दिखाया कि यदि समय पर स्थानीय स्तर पर चेतावनी और सूचना न पहुंचे तो भारी नुकसान होता है। दूसरी ओर फेलिन ने सिद्ध किया कि सटीक मौसम पूर्वानुमान और समय पर अलर्ट और त्वरित सूचना प्रसारण ने हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये हम सीख सकते हैं, ये हमारे लेसन्स हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है दोस्तों पूर्व तैयारी। तो उत्तराखंड में आपदा के समय संसाधनों की कमी, किसी के पास खाना नहीं था, किसी के पास दवाइयाँ नहीं थी, दुर्गम भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन भी तो ऐसी है, कहीं पे पहाड़ है, जंगल है, झरने बह रहे हैं, और असंगठित प्रक्रिया ने यानी कि लोगों डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन नहीं कर सके, अधिकारी आपस में बात नहीं कर सके तो कठिनाइयाँ बढ़ गई। जबकि फेलिन में यानी कि दोस्तों जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जिस चक्रवात ने प्रभावित किया वहाँ पर प्रशासनिक तैयारी, आश्रय स्थल, निकासी योजना और प्रशिक्षित तंत्र ने बेहतर परिणाम दिए। इससे स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन का वास्तविक आधार तैयारी है, न कि केवल आपदा के बाद में प्रतिक्रिया। क्योंकि आपदा आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, उसके बाद में तो कोई भी पहुँच जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो संकट आने से पहले अपनी समस्या का समाधान खोज ले, उसको खत्म कर दे जड़ से। तीसरा पार्ट ये है कि समन्वय की आवश्यकता। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय, तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, यानी कि जो प्रतिक्रिया बल है। राज्य प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच प्रभावी समन्वय से राहत कार्य सफल होते हैं। उत्तराखंड में जो 2013 में जो बाढ़ आई थी उसकी चुनौती स्पष्ट हुई, जबकि फेलिन में दोस्तों हमें देखने के लिए मिला कि प्रशासनिक तालमेल अधिक देखने के लिए मिला। कुल मिला के बात यह है कि जो सरकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग एजेंसी होते हैं, अगर अच्छे से कोऑर्डिनेशन करें, समन्वय करें, है ना, तो आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चौथा पार्ट हमने क्या सीखा? पर्यावरण के अनुकूल विकास। हमें होटल रिसोर्ट्स नहीं बनाने चाहिए हर जगह, अंधाधुंध निर्माण नहीं करना चाहिए, नदियों पे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अवैज्ञानिक तरीके से विकास नहीं करना चाहिए और पर्यावरणीय उपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। इसलिए हमें क्या काम करना चाहिए? अगर कोई डेवलपमेंट का काम कर भी रहे हैं तो वहाँ पर कितनी रिस्क हो सकती है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, सुरक्षित निर्माण करने चाहिए और भूमि उपयोग नियंत्रण अति आवश्यक है। पांचवा पार्ट का समुदाय की भागीदारी। तो स्थानीय लोग आपदा के समय सबसे पहले प्रभावित होते हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया भी देते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स भी देते हैं। फेलिन के अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि यदि समुदाय को ट्रेनिंग हम दें, मॉक ड्रिल करवाएं, वहाँ पर अभ्यास कराएं और स्थानीय निकाय सक्रिय हों, यानी कि लोकल बॉडी जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सब आपके लोकल बॉडीज़ कहलाते हैं। ये अगर एक्टिव हो जाएंगे तो निकासी और राहत दोनों काम है वो प्रभावी हो जाते हैं। पांचवा लेसन हमने सीखा। छठवां पार्ट क्या सीखा? कि आपदा रोधी अवसंरचनाएं हमें बनानी चाहिए, जैसे कि भूकंप अगर किसी जगह पे ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर लकड़ी वगैरह के घर वगैरह बना दो। उत्तराखंड में सड़क, पुल और संचार व्यवस्था के टूट जाने से बचाव बाधित हुआ दोस्तों। इससे सीख मिलती है कि संवेदनशील क्षेत्रों में भवन, सड़कें, पुल, संचार तंत्र और आश्रय स्थलों का निर्माण आपदा जोखिम को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। निष्कर्ष लिख दो आप, कितना प्यारा यहाँ पे मेन कंटेंट लिखा है दोस्तों, निष्कर्ष लिख दो। उत्तराखंड की बाढ़ और चक्रवात फेलिन दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाली आपदाएं सिद्ध हुई। उत्तराखंड ने हमें चेताया कि पर्यावरण की उपेक्षा हम इग्नोर करते हैं, जंगलों को काटते हैं, कमजोर योजना बनाते हैं, है ना, और अपर्याप्त तैयारी आपदा ये विनाशकारी बन जाती है। वहीं फेलिन ने यह सिद्ध किया कि पूर्व चेतावनी और तैयारी, समन्वय और जन भागीदारी के माध्यम से बड़ी आपदा के प्रभाव को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों घटनाओं से मिला सबसे बड़ा संदेश यह है कि यह सुरक्षित समाज वही है जो वैज्ञानिक योजना, पर्यावरणीय संतुलन और मजबूत संस्थागत व्यवस्था और जन जागरूकता पर आधारित हो। यही प्रभावी आपदा प्रबंधन की असली आधारशिला है। तो इन सब बातों को डिजास्टर मैनेजमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है।
फेलिन, और ये उत्तराखंड की बाढ़ वाला 10-10 नंबर में भी आ सकता, तो आप आराम से लिख देना। बहुत सारा कंटेंट लिख दिया मैंने। अब देखो एक शानदार सवाल देखेंगे अपन, यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक तो नहीं आया, क्या पता आ जाए इस बार। देखो आपदा प्रबंधन में दो दृष्टिकोण होते हैं। दृष्टिकोण यानी कि देखने का नज़रिया या पर्सपेक्टिव कह सकते हो। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, जिसको अपन पारंपरिक दृष्टिकोण कहते हैं। एक होता समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, CBDM, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन दोनों में अंतर बताना है। देखो धीरे धीरे समझेंगे। भूमिका लिख दो आप सबसे पहले। आपदा प्रबंधन ये समय के साथ बदला है। पहले अधिकतर ज्ञान केवल आपदा के बाद सरकारें आती थी, अधिकारी आते थे, बचाते थे लोगों को। इसे पारंपरिक दृष्टिकोण कहते थे, यानी कि भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग हो गई, उसके बाद में अधिकारी पहुंच रहे हैं वहाँ पर। ये था पारंपरिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच था। इसके विपरीत अगर हम बात करें CBDM की, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, इसमें समुदाय को, जो समाज होता है उसको सेंटर में रखा जाता है। मुख्य भाग देख लो। सबसे पहला अंतर दृष्टिकोण का है। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखने के नज़रिए का है। पारंपरिक मॉडल में आपदा प्रबंधन ऊपर से नीचे होता है। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है, टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी कि सरकार के जो सेंट्रल लेवल के जो ऑफिसर नेता हैं वो अप्रोच करेंगे स्टेट को, स्टेट करेगा डिस्ट्रिक्ट को, जिला करेगा फिर गांव वालों को। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे अप्रोच की जाती है। ठीक है, अर्थात सरकार, प्रशासन और बाहरी एजेंसी निर्णय लेते हैं, जबकि CBDM जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन होता है उसमें नीचे से ऊपर, बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां स्थानीय समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवक और प्रभावित लोग स्वयं योजना और कार्रवाई में भाग लेते हैं। तो गांव वाले जो हैं वो खुद ही भाग लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता कहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। दूसरा अंतर समय और फोकस का है। पारंपरिक दृष्टिकोण जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका मुख्य ध्यान कहाँ पर रहता है, राहत बांटने और तात्कालिक प्रतिक्रिया देने में। इसके अलावा हम बात करें CBDM में क्या होता है, रोकथाम, समन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास, सभी चरणों को महत्व दिया जाता है CBDM में। रोकथाम मतलब जैसे कि बीमारियों के प्रसार को रोकना। समन का मतलब आपदा के प्रभाव को कम करने की कोशिश करना कि सूखा यहीं तक पड़ा है, इसके अलावा और गांव ज़्यादा प्रभावित नहीं। तैयारी हम करें, रिस्पॉन्स अगर अच्छे से दे। पुनर्वास, सभी चरणों को महत्व दिया जाता है। NDMA की नीति भी कहती है केवल रिस्पॉन्स पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपकी रोकथाम, समन और तैयारी सबसे अधिक मायने रखती है। तीसरा अंतर समुदाय की भूमिका में। पारंपरिक पद्धति में स्थानीय लोग प्राय पीड़ित या सहायता पाने वाले होते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई पुराने वाले पद्धति में हम क्या करते थे कि सरकार के अधिकारी आते थे और जिसको नुकसान हुआ है उससे मिलते थे, उसको कुछ पैसा वैसा दे देते, अनाज दवाई दे देते थे। तो पारंपरिक पद्धति में स्थानीय लोगों को क्या समझा जाता है, सहायता पाने वाला। और CBDM में वही व्यक्ति दोस्तों साझेदार बन जाता है, सबसे पहले प्रत्युत्तरकर्ता बन जाता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन जाता है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार समुदाय सबसे पहले प्रभावित होते हैं और सबसे पहले प्रतिक्रिया भी देते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी स्थानीय स्वामित्व, स्वयंसेवा और परस्पर सहयोग को आगे बढ़ाती है। चौथा अंतर है दोस्तों ज्ञान और संसाधनों का। पारंपरिक दृष्टिकोण बाहरी विशेषज्ञों और बाहरी संसाधनों पर अधिक निर्भर करता है, क्योंकि उसमें अधिकारी, NGO, एजेंसियां शामिल होते हैं, जबकि CBDM में गांव के लोग शामिल होते हैं। स्थानीय अनुभव, जोखिम की स्थानीय समझ और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना शामिल होता है। NDMA और अन्य आधिकारिक मार्गदर्शिकाएं क्षमता और पहल पर आधारित जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देती हैं। NDMA का मतलब क्या है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और जो अन्य लोग एजेंसी इसके साथ में काम करते हैं वो किसको बढ़ावा देती हैं, ये जो NDMA है और आजकल जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं वो भी क्या करते हैं, स्थानीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं आजकल। ठीक है, ताकि जोखिम न्यूनीकरण को पाया जा सके। जोखिम न्यूनीकरण यानी कि आपदा के प्रभाव कम करना। पांचवा अंतर परिणाम का। पारंपरिक मॉडल कभी कभी अल्पकालिक होता है और अस्थायी होता है। CBDM टिकाऊ होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर गांव वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों में अंदर विश्वास बढ़ा जाता है और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। निष्कर्ष में लिख सकते हो कि पारंपरिक दृष्टिकोण और CBDM के बीच मूल अंतर यानी कि बेसिक डिफरेंस ये है कि पहला जो पारंपरिक दृष्टिकोण है ये प्रशासन केंद्रित होता है, इनके सरकार के अधिकारी है ना, ये सब शामिल होते हैं, एजेंसियाँ, NGO वगैरह। और दूसरा समुदाय केंद्रित होता है। पारंपरिक पद्धति आपदा के बाद कार्य करती है और CBDM आपदा के पहले
पहले भी काम करता है और आपदा के दौरान भी काम करता है, और आपदा के बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है, रिकवरी का काम होता है, चाहे रिहेबिलिटेशन का काम, यानी कि जैसे कि पुनः निर्माण, पुनः वास, ठीक है, और पुनः प्राप्ति के काम, ये सीबीडीएम में शामिल किए जाते हैं। इसलिए आज के समय प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सीबीडीएम अधिक उपयोगी है, और क्योंकि ये मानवीय, सहभागी और टिकाऊ दृष्टिकोण माना जाता है। तो टोटल मैंने कितने सवाल लिखे हैं? 8, 9 और 10, ठीक है, 8, 9, 10, 4 सवाल हो रहे हैं यार, ठीक है, 4 सवाल हो रहे हैं। तो थोड़ा इत्मीनान से, तसल्ली से देखते जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इस बार दोस्तों चांस बन रहा है, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया। भाई किताब के अंदर से ही आते हैं सब कुछ। तो आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 के प्रमुख बिंदुओं को बताना है आपको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दो। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आपदाएं बार बार चुनौती प्रस्तुत करती हैं, इसलिए केवल राहत देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक समग्र नीति और सुव्यवस्थित प्लान भी आवश्यक है भारत जैसे देशों के लिए। तो अब लिख दो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 बनी थी, इसके पॉइंट लिख दो। इसका उद्देश्य है सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना, है ना, कि आपदाओं के प्रभावों को झेल सकें, लोगों को बचा सके आपदा के दौरान भी। इस नीति का विजन एक समग्र, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका विजन क्या है, समग्र, होलिस्टिक, यानी कि समाज के सभी लोगों को शामिल करना, सक्रिय, प्रोएक्टिव और बहु आपदा उन्मुख, यानी कि तरह तरह की जो आपदाएं, चाहे सूखा पड़े, चाहे चक्रवात आए, चाहे भूकंप आए, सभी आपदाओं के लिए इसमें पॉइंट शामिल होंगे, और प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति शामिल होंगी। यह नीति रोकथाम, शमन और तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया और पुनःवास पर बल देती है, रिहेबिलिटेशन। पुनःवास को अपन पुनःस्थापन भी कह सकते हैं, कि वापस से जीवन की बहाली करना, लोग डिस्टर्ब हो गए थे उनको मतलब व्यवस्थाएं देना। आगे है, साथ ही यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास योजना में शामिल करने, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है, लोगों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण, जागरूकता और महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अन्य संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा पर विशेष जोर देती है। कौन? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016। तो ये भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना थी। इसे आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के जितने भी स्टेज होते हैं, चाहे रोकथाम की हो, समन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनःवास और पुनर्निर्माण को एक ढांचे में संगठित करने के लिए बनाया गया। इस योजना में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, जिलों और अन्य संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट की गई, ताकि आपदा के समय किसी को भ्रम न हो। योजना का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह जोखिम आधारित योजना बहुहितधारक समन्वय, मल्टी स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर मतलब काफ़ी एजेंसियाँ, NGO, है ना, गाँव वाले, सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, ये सब शामिल होंगे। पूर्व चेतावनी प्रणाली, क्षेत्र विशेष योजना तथा आपदा रोधी संरचना पर बल देती है। आपदा रोधी संरचना का मतलब है जहाँ पर अगर मान लो भूकंप आते हैं, वहाँ लकड़ी वगैरह के घर बना देना। 2016 की योजना को अंतर्राष्ट्रीय सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप भी तैयार किया गया था। तो एक तो नीति है, ये नीति याद रखना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016। निष्कर्ष क्या? यदि दोनों की तुलना करें तो कहा जा सकता है 2009 की नीति दिशा देती है, हमें डायरेक्शन देती है, जबकि 2016 की योजना इम्प्लीमेंटेशन का व्यवहारिक ढांचा देती है, किस तरह से योजनाओं को, नियमों को लागू किया जाए। नीति हमें सिद्धांत, उद्देश्य और मूल दृष्टिकोण निर्धारित करती है, जबकि योजना बताती है कि कौन सी संस्था क्या करेगी, कैसे करेगी और किस प्रकार राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर समन्वय स्थापित होगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुनःवास का अर्थ और पुनःवास के प्रकार बताइए। दोस्तों बार बार आप कन्फ्यूज़न होते हो, है ना, तो मैंने लिख दिया आपके लिए। पुनःवास का मतलब आपदा के बाद केवल राहत, यानी कि जो लोगों को दवाई दी जाती है, उनके लिए शेल्टर बनाए जाते हैं, आश्रय स्थल बनाए जाते हैं, बचाव किया जाता है, ये पर्याप्त नहीं होते, बल्कि प्रभावित लोगों को फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटाना भी आवश्यक है। इसी प्रक्रिया को पुनःवास या पुनः स्थापना कहा जाता है। ठीक है, तो यह चरण आपदा राहत के तुरंत बाद शुरू होता है, समाज को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का कार्य करता है। पुनःवास का मतलब क्या है? आपदा से प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को ऐसी सहायता प्रदान करना जिससे वे अपने जीवन, आजीविका, सामाजिक संबंधों और मानसिक संतुलन को फिर से स्थापित कर सके। इसका उद्देश्य केवल अस्थायी मदद लेना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें पहले जैसी या उससे बेहतर स्थिति तक पहुँचाना। इस प्रकार पुनःवास रिकवरी का एक आवश्यक हिस्सा है। रिकवरी यानी कि पुनः प्राप्ति। तो शब्दों में उलझना नहीं है। पुनःवास का मतलब
सामान्य जीवन में लौटाना लोगों को वापस से। पुनर्वास के टाइप देख लो। पहला है भौतिक पुनर्वास, फिजिकल रिहेबिलिटेशन। इसमें घरों, भवनों, सड़कों, पुलों, बिजली, जलापूर्ति यानी कि जल की जो लाइनें होती है, वाटर पाइपलाइन, संचार व्यवस्था जिसमें इंटरनेट और टेलीफोन की लाइनें आदि जैसी भौतिक सुविधाओं को फिर से स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता को शीघ्र बहाल करना होता है। सामाजिक पुनर्वास में क्या होता है? इस प्रकार के पुनर्वास में समुदाय के सामाजिक जीवन को फिर से सामान्य बनाया जाता है। इसमें विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक संस्थाएं, सामाजिक संबंध और सामूहिक जीवन की पुनः बहाली शामिल होती है। इससे समाज में स्थिरता और सामान्यता लौटती है। आर्थिक पुनर्वास क्या होता है? इसमें लोगों को मतलब किसी की नौकरी अगर छिन गई तो उसको नौकरी वगैरह देना, तो लोगों की आजीविका, रोजगार, कृषि, पशुपालन, व्यापार और आय के साधन प्रभावित हो जाते हैं। अतः आर्थिक पुनर्वास का उद्देश्य इन साधनों को पुनः चालू करना, रोजगार के अवसर देना और लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना शामिल है। एक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, देखो किसी के माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, किसी का पार्टनर ख़त्म हो जाता है तो लोग डर जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और मानसिक आघात का सामना करते हैं, मेंटल ट्रॉमा का सामना करते हैं। इसलिए लोगों को साइकोलॉजिस्ट की सहायता से परामर्श दिए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से सपोर्ट किया जाता है। और ये जो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास है ये व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो हम निष्कर्ष लिख दो। अतः पुनर्वास आपदा प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यही प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन की ओर वापस ले जाता है। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक इन सभी प्रकारों को संयुक्त रूप से कार्य करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप देख रहे हो यार, सबसे पहले तो मैं भूमिका लिख रहा हूँ, फिर मैन बॉडी लिख रहा हूँ, फिर निष्कर्ष लिख रहा हूँ। और क्या चाहिए एग्जामिनर को, और आपको भी क्या चाहिए? ठीक है, हुई ना मस्त वीडियो? तो कैसा लगा रहा कंटेंट जरूर से कमेंट करके लिखना दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, आपदा राहत के उपाय और कार्य पद्धतियाँ बताइए। तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह से किए जा सकते हैं वो आपको बताना है। क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और तरीके बताना है। पद्धति यानी कि मेथड्स या तरीके। तो भूमिका लिख दो। आपदा के बाद सबसे पहली आवश्यकता प्रभावित लोगों के जीवन को बचाने, उनकी पीड़ा कम करने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की होती है। यही कार्य आपदा राहत कहलाता है कि आवश्यक सुविधाएं दे दो, जैसे भोजन, दवाई, रहने के लिए जगह, मेंटल सपोर्ट दे दो लोगों को। ये आपदा राहत कहलाता है। राहत केवल सामग्री बांटना नहीं बल्कि एक संगठित मानवीय प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाएं, सुरक्षा बल मिलकर काम करते हैं। आपदा राहत का मूल उद्देश्य है जीवन रक्षा, तात्कालिक सहायता और सामान्य स्थिति की ओर वापसी। मुख्य भाग लिख दो। आपदा राहत के प्रमुख उपायों में सबसे पहले त्वरित सूचना संग्रह और स्थिति का आकलन करना होता है। प्रशासन को यह देखना होता है कि कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, कितने लोग संकट में हैं और किन संसाधनों की तुरंत आवश्यकता है। इसके बाद निकासी की जाती है ताकि लोगों को खतरे वाले स्थानों से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। अगला महत्वपूर्ण चरण है दोस्तों खोज एवं बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू, जिसमें फंसे हुए लोगों को निकालना, प्राथमिक उपचार देना और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना शामिल होता है। राहत कार्य में अस्थायी आश्रय, भोजन, स्वच्छ पेयजल, कपड़े, दवाइयाँ, स्वच्छता सुविधाएं और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करानी आवश्यक होती है। घायलों को अस्पताल पहुंचाना, बच्चों, महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगों को विशेष रूप से ध्यान देना शामिल होता है। आपदा राहत में कई बार मलबा हटाना, मृत व्यक्तियों, पशुओं का सुरक्षित निस्तारण यानी कि जो डेड बॉडीज़ है उनका डिस्पोजल करना, महामारी को रोकने के लिए सफाई और स्वास्थ्य निगरानी भी करनी पड़ती है। राहत शिविरों में अनुशासन, पंजीकरण, शिकायत निवारण और मानवीय व्यवहार भी बहुत ज़रूरी होता है। पीड़ितों के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण राहत कार्य की सफलता का आधार होता है। आपदा राहत की कार्य पद्धति में निम्नलिखित चरण होते हैं, स्टेज होते हैं। पहला तो सूचना प्राप्ति, दूसरा है त्वरित प्रतिक्रिया, तीसरा है संसाधनों को जुटाना, फिर बचाव निकासी, सर्च एंड रेस्क्यू। ये 10 नंबर का भी सवाल आ चुका है, बचाव एंड निकासी। तो कहीं से कुछ भी आ सकता है 10 नंबर में तो, लेकिन बड़े सवाल जो मैंने लिखे उसी में से आएगा, है ना। 99.99% प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि 3 वीडियो में से ही आएंगे सवाल, है ना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन है 6वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे आगे के पुनर्वास हेतु समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और NDRF, SDRF, NDRF क्या है, जो जवान होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और राज्य स्तर पर भी होते हैं स्थानीय निकाय, NGO और समुदाय के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष लिख दो आप। आपदा राहत एक संवेदनशील, त्वरित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका केंद्र बिंदु मानव जीवन की रक्षा। यदि राहत उपाय समय पर समन्वित ढंग से और मानवीय दृष्टिकोण से लागू किए जाएं तो आपदा से होने वाली हानि को काफ़ी कम किया जा सकता है। आप कुछ 10 नंबर के सवाल भी आते हैं, उनको आप 200 शब्दों में लिख सकते हो ना।
वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा। तो वैश्विक तापन, ये जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हम समस्याएं फेस कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। क्या आप समस्या हो वो भी लिख दो। अम्ल वर्षा आप जानते हो दोस्तों, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, औद्योगिक चिमनियों से क्या होता है कि काफ़ी सारा धुआं है आसमान में चला आता है, फिर वो बरसात के साथ जब आता है तब जीव जंतुओं को और हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जैसे कि ताजमहल, इनको नुकसान पहुंचा रहा है बरसात का पानी, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो वैश्विक तापमान लिख दो, भूमिका लिखो सबसे पहले। तो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, अम्ल वर्षा आज की गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं जो वैश्विक तापन और अम्ल वर्षा को मानव जनित जोखिमों से जोड़ के देखा गया है कि इंसान की जो लाइफ है वो रिस्क पे आ गई इनके कारण। मुख्य वाक्य है, वैश्विक तापन के बारे में लिख दो। इसका मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। दिल्ली में, राजस्थान में, एमपी में कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है, कभी कभार तो 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है दिल्ली राजस्थान का। इसका मुख्य कारण क्या है? जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी बढ़ती मात्रा, क्योंकि उद्योग से लगातार चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, वाहनों की धुआं से, व्हीकल्स की जो स्मोक होता है उसके भी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनकी मात्रा बढ़ गई है। और ये क्या करती है, सूरज से आने वाली विकिरणों को, जो रेडिएशंस होते हैं उनको ट्रैप कर लेती है, और इसी वजह से वातावरण का लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वनों की कटाई, औद्योगिकरण और वाहनों का धुआं इसके प्रमुख कारण है। इसके परिणाम स्वरूप हिमनद पिघलते हैं, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, वर्षा चक्र असंतुलित होता है। भाई जुलाई के अंदर मानसून आना चाहिए तो पता चला या अप्रैल में ही आ गया। सूखा, बाढ़, हीट वेव क्या होती है? लू या गर्म लहरें जो कि राजस्थान, एमपी के अंदर चलती हैं, दिल्ली में चलती हैं। चक्रवात और जैसी आपदाओं की तीव्रता बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन को आपदा जोखिम बढ़ाने वाले कारकों में रखा गया है। अम्ल वर्षा वह बरसात है जिसमें अम्लीय तत्व सामान्य से अधिक मात्रा में घुल जाते हैं। यह मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, जो कारखानों, तापीय विद्युत गृह, जहाँ पर दोस्तों बिजली बनती है ना तापमान के प्रयोग से, उनको कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिक हाउसेज, तापीय विद्युत गृह। और वाहनों से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है, हवा की नमी जो होती है, और नमी में आप जानते हैं पानी होता है, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना वायुमंडल में, और नाइट्रिक अम्ल बनता है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक तेजाब है दोस्तों, और नाइट्रिक अम्ल भी एक प्रकार का भयंकर एसिड है। अम्ल वर्षा से मिट्टी की उर्वरता घटती है, जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, फसलें और वनस्पति प्रभावित होते हैं, भवनों और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि ताजमहल की खूबसूरती उसके सफ़ेद संगमरमर के पत्थर में ही है, अगर वो पत्थर पीला हो जाएगा तो उसकी खूबसूरती को कौन देखेगा फिर। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान है जिसमें टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और अम्ल वर्षा दोनों मानव गतिविधियों से उत्पन्न, यानी कि इंसान की एक्टिविटीज से उत्पन्न गंभीर पर्यावरणीय संकट है। इसके समाधान के लिए प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जन जागरूकता का अत्यंत आवश्यक है। यही सतत विकास। सतत विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी करे और आने वाली पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताओं को पूरी करे। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं और सुरक्षित भविष्य का आधार है। योकोहामा कार्यनीति मैं बता चुका हूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास था ये आपदाओं के प्रभावों कम करने के लिए। मैंने कहा कुछ भी आ सकता है, सेंडाई फ्रेमवर्क आ सकता है, ह्यूगो फ्रेमवर्क तो आपके दिसंबर 2025 वाले पेपर में आया था, उसका सॉल्यूशन भी आप देख लेना। एक और वीडियो आएगी यार, टोटल 3 वीडियो हो जाएंगे फिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की 2 वीडियो और एक PY की वीडियो हो जाएगी, बहुत 3 वीडियो। योकोहामा कार्यनीति आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल थी कि आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए योकोहामा नाम के शहर में एक प्लान बनाया गया, उसी का नाम है योकोहामा कार्यनीति। इसको योकोहामा स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, रणनीति भी बोलते हैं। यह मई 1994 में जापान के योकोहामा में आयोजित विश्व सम्मेलन में अपनाई गई। इसे आपदा प्रबंधन के विकास क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया, जिसने केवल राहत कार्य से आगे बढ़कर रोकथाम, शमन और तैयारी पर भी बल दिया। योकोहामा कार्यनीति का मुख्य विचार था कि आपदाओं को केवल प्राकृतिक घटना मानकर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि मानव समाज की संवेदनशीलता को कम करके उनके प्रभाव को घटाया जा सकता है। इस कार्यनीति ने कहा कि आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी हो, जोखिम की पहचान हो,
जन जागरूकता फैलाई जाए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा रोकथाम, शमन, तैयारी और राहत ये सभी सतत विकास से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से गरीब और कमज़ोर वर्ग जैसे कि दोस्तों महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, वृद्ध हैं, ST SC के लोग हैं, ये आपदाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए नीतियाँ जन केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि लोगों को केंद्र में रख करके नीतियाँ, पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। बाद की ह्योगो और सेंडाई रूपरेखाएं भी इस के लिए भी यह आधार बनी। तो योकोहामा एक्शन प्लान को ध्यान में रखकर ही ह्योगो और सेंडाई फ्रेमवर्क बनाए गए। निष्कर्ष में लिख दो आप, अतः योकोहामा कार्यनीति ने विश्व को ये सिखाया कि आपदा प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका आपदा आने के बाद राहत देना नहीं, बल्कि पहले से जोखिम कम करना है। आपदा प्रबंधन में पुनः प्राप्ति और पुनर्निर्माण क्या है, भूमिका लिख दो आप। सबसे पहले, आपदा के बाद केवल राहत पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रभावित समाज को फिर से सामान्य जीवन की ओर लाना भी आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में पुनः प्राप्ति और पुनर्निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आपदा के बाद की अनिवार्य प्रक्रियाएं बताया गया, जिनका उद्देश्य प्रभावित समुदाय को पुनः स्थिर और सुरक्षित और सक्षम बनाना था। तो देखो, पुनः प्राप्ति का मतलब आप जानते हैं रिकवरी, और पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक एक करके मतलब समझ लेते हैं। पुनः प्राप्ति का मतलब है रिकवरी का, आपदा के बाद लोगों के जीवन, आजीविका यानी कि उनका जो काम धंधा छिन गया, नौकरी चली गई है, लाइवलीहुड इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट में। सेवाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं को धीरे धीरे फिर से सामान्य स्थिति में लाना, इसमें भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आजीविका सहायता, मानव सामाजिक सहयोग और बुनियादी सुविधाओं को की बहाली शामिल है। इसका उद्देश्य केवल पुरानी स्थिति लौटाना नहीं, बल्कि समुदाय को अधिक सक्षम और लचीला बनाना भी है। ये एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ढांचे की बहाली से जुड़ी है। भौतिक ढांचा आप जानते हैं कि सड़कों, पुलों को बना देना, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा बना देना। पुनर्निर्माण क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये पुनः प्राप्ति का अधिक ठोस और संरचनात्मक भाग है। इसमें नष्ट और क्षतिग्रस्त घर होते हैं, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और अन्य आधारभूत अवसंरचनाओं का दोबारा निर्माण किया था। इसका लक्ष्य फिर से बनाना नहीं, बल्कि बेहतर और अधिक सुरक्षित ढंग से बनाना होता है, ताकि भविष्य की आपदाओं में नुकसान कम हो। इसलिए आधुनिक आपदा प्रबंधन में बिल्ड बैक बेटर की भावना को महत्व दिया जाता है। इसको देवनागरी लिपि में लिख देना, और इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा यार बंदा लिख रहा है ना, शानदार लिख रहा है, चाहे वो इंग्लिश लिखे, हिंदी लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिखो ताकि किसी की भी नज़र आपके आंसर पे जाए तो आपको बटे में बटे नंबर मिले। कंक्लूजन लिख दो फिर, अतः रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनः प्राप्ति और पुनः निर्माण आपदा प्रबंधन के बाद के दो अत्यंत महत्वपूर्ण चरण हैं, स्टेज हैं। रिकवरी लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाती है, जबकि रिकंस्ट्रक्शन भौतिक ढांचे को सुरक्षित रूप से पुनः स्थापित करता है। यानी कि लोगों के मकान बनाए जाते हैं, है ना, गैस की पाइपलाइनें और पानी की पाइपलाइनें ठीक की जाती हैं, संचार व्यवस्था ठीक की जाती है, इंटरनेट की लाइनें ठीक की जाती है। सही अर्थों में यही दोनों मिलकर आपदा प्रभावित समाज को फिर से मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बनाते हैं। फिर चौथा है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है, तो आपदा प्रबंधन में पारंपरिक मूल की प्रासंगिकता क्या है। देखो, पारंपरिक मूल ज्ञान क्या होता है, ट्रेडिशनल जो नॉलेज होता है लोगों का, जैसे कि आपकी बुआ, नानी और जो बड़े लोग हैं उनको पूछना आप कि दादाजी या नानी, आप पहले सूखे से किस प्रकार से बचाव करते थे अपने आप का, साइक्लोन से, चक्रवात से, आंधी तूफानों से किस तरह से बचते थे। तो बताते थे कि बेटा हमें लगता था ना कि सूखा आने वाला है, तो हम खाने के लिए पहले से इकट्ठा कर लेते थे, कुछ पानी रख लेते थे एक्स्ट्रा, और पशुओं को ऐसे स्थान पे छोड़ के आ जाते थे जहाँ पर उनके लिए चारा उपलब्ध हो ना खाने के लिए। और जब हमें लगता था कि बाढ़ आने वाला, तेज़ बरसात आने वाले, तो हम इस गांव को छोड़ देते थे, क्योंकि उनको पता लग जाता था कि हवा है वो अपना रुख बदल रही है, कुत्ते हैं लगातार भौंक रहे हैं, चिड़ियाँ हैं झुंडों में उड़ रही हैं, चींटियाँ अपने अंडों को उठा करके ऊंचे स्थान पे जा रही हैं। तो दोस्तों ये सब साइन होते हैं, संकेत होते हैं दोस्तों, पुराने लोग ही समझ पाते थे इनको, तो उनकी प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है आज भी। तो भूमिका लिख दो सबसे पहले, आपदा प्रबंधन में पारंपरिक मूल ज्ञान से आशय है उन स्थानीय स्वदेशी ज्ञान से, उन लोकल या इंडिजीनियस नॉलेज से जो समुदायों ने पीढ़ियों के अनुभव से प्राप्त किया है। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण का महत्वपूर्ण आधार माना गया। यह ज्ञान प्रकृति के संकेतों, मौसम के बदलाव और जल, भूमि और स्थानीय संसाधनों की समझ पर आधारित होता है। मुख्य भाग देख लो। पारंपरिक ज्ञान की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह ग्रामीण इस परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक समाधान देता है। ग्रामीण और जनजातीय समुदाय अक्सर पशुओं के व्यवहार, बादलों की चाल, है ना, बादल अगर काले पड़ने लग जाएं, बादल बड़े बड़े हो जाएं, ठीक है,
और बादल तुरंत गायब भी हो जाए किसी जगह से तो लोग समझ जाते कुछ बुरा घटने वाला है। हवाओं की दिशा बदल जाए, समुद्र की लहरों, पक्षियों की गतिविधियों जैसे कि कुत्ते बिल्ली चिल्लाने लगते हैं, है ना, भागने लगते हैं इधर उधर, जल स्तर के परिवर्तन से संभावित आपदा का अनुमान लग जाता है। यह ज्ञान समुदाय को पूर्व चेतावनी, तैयारी, बचाव और अनुकूलन में मदद करता, साथ ही कम खर्चीला होता है, सुलभ और जन आधारित होता है। यह ज्ञान केवल चेतावनी तक सीमित नहीं होता बल्कि सुरक्षित घर बनाने, ऊंचे स्थानों का चयन करने, जल संरक्षण, सूखा रोधी खेती यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ता है दोस्तों वहाँ के लोग बाजरा, है ना, रागी, मक्का, ये सब फसलें उगाते हैं, इनको पानी कम चाहिए होता है। स्थानीय भोजन भंडारण और सामुदायिक सहयोग जैसी विधियों में उपयोगी है, इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान को जोड़ने से आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी हो जाता है। अतः स्थानीय समुदायों की आवाज़ यानी कि जो समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनकी आवाज़ों को सुनना चाहिए, अनुभवों को महत्व देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। निष्कर्ष में लिख दो दोस्तों आप हर बार की तरह, आपदा प्रबंधन में पारंपरिक मूल ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह समुदाय को सचेत, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाता है। सही दृष्टिकोण यह है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का समन्वय करके अधिक सुरक्षित समाज का निर्माण किया जाए। यानी कि आज का जो मॉडर्न नॉलेज है दोस्तों, है ना, टेक्नोलॉजी है, उसको भी शामिल किया जाए, और जो पुराना ज्ञान है दोस्तों, कचरा नहीं है, वेस्ट नहीं है, उसको भी शामिल किया जाए ताकि सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्त, लगभग सारे सवाल मैंने कवर कर लिए हैं दोस्तों 2 वीडियो में तो, और कुछ सवाल और बच रहे हैं 7-8, वो मैंने दिसंबर 2025 वाली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो 3 वीडियो देखो और मस्त रहो। फिर भूमिका लिख दो, देखो भारतीय महासागर सुनामी 2004। सुनामी क्या होता है मैंने आपको बताया था कि समुद्र में या तो ज्वालामुखी फूटती है या भूकंप आता है, उसके बाद में सुनामी आती है, तेज बरसात होती है फिर, और तेज़ी के साथ में लहरें हैं वो आने लगती हैं। सुनामी कैसे आती है, ध्यान दो कि समुद्र में या तो बहुत तेज ज्वालामुखी फूटता है ना, लावा बाहर निकलता है, या समुद्र में भूकंप आता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो लहरें होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ में तटों की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ के पेड़ उखड़ जाते हैं, घरों का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। तो दोस्तों इसी तरह की सुनामी आई थी, इसका नाम था भारतीय महासागर सुनामी 2004। तमिलनाडु को सबसे खास नुकसान पहुँचाया था इसने। तो 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा एक द्वीप का नाम आइलैंड है, और कहाँ पे है, इंडोनेशिया देश में, और अंडमान क्षेत्र के निकट, अंडमान तो है ना हमारा अंडमान निकोबार, सुमात्रा अंडमान क्षेत्र के निकट समुद्र के भीतर आए शक्तिशाली भूकंप से 26 दिसंबर 2004 को आया था भाई। भूकंप से भारतीय महासागर में विनाशकारी सुनामी उत्पन्न हुई। इससे भारत की प्रमुख आपदाओं में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में भी लिया गया है। केस स्टडी का मतलब होता है कि आप इस केस स्टडी को पढ़ करके, समझ करके सीख ले सकते हो कुछ, है ना, समझ सकते हो इसके बारे में। विशेषकर तमिलनाडु के संदर्भ में इस आपदा ने स्पष्ट कर दिया कि तटीय क्षेत्रों में तैयारी, त्वरित बचाव और प्रभावी सरकारी व्यवस्था कितनी आवश्यक होती है। तमिलनाडु इस सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में था, इसलिए तमिलनाडु लिखा है मैंने क्वेश्चन में ही। इसके अलावा तमिलनाडु के जो कुछ अन्य इलाके थे जैसे कि नागपट्टिनम, कडलूर, कन्याकुमारी, चेन्नई और अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी जनधन की हानि हुई। काफ़ी लोग मर गए, जानवर मर गए, है ना, काफ़ी पैसों का नुकसान भी हुआ। कई गांव जलमग्न हो गए, इन मछुआरों की नाव नष्ट हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए, आजीविका पर गहरा आघात पड़ा। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि तटीय संवेदनशीलता और कमजोर आवास और पूरी चेतावनी की कमी ने इसकी भयावहता को और बढ़ा दिया। लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, तटरक्षक बल, नौसेना, पुलिस, स्वास्थ्य दलों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर राहत और बचाव कार्य चलाया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत शिविर स्थापित किए गए, भोजन के पैकेट, पीने का पानी, दवाइयां, प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। सरकारी स्थिति रिपोर्टों के अनुसार प्रभावित लोगों को बड़े पैमाने पर निकाला गया और चिकित्सा टीमों को स्वच्छता तथा रोग नियंत्रण के लिए लाया गया। राहत शिविरों में हजारों लोगों को अस्थायी आश्रम दिया गया। तो सरकार ने केवल तात्कालिक राहत नहीं दी लोगों को बल्कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए योजनाएं भी बनाई। तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों ध्यान रखना है सुनामी इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोजेक्ट चलाया था। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन, असिस्टेंस का मतलब सहायता देना, प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना। तो TEAP एक परियोजना थी और एक और प्रोजेक्ट या परियोजना था इमरजेंसी सुनामी रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ETRP। इन दोनों के माध्यम से सड़कों, पेयजल, आवास और अन्य सुविधाओं की बहाली का कार्य किया गया। बाद में भारत ने सुनामी चेतावनी तंत्र, तटीय प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता और बिल्ड बैक बेटर की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। निष्कर्ष में लिख सकते हो, अतः 2004 की सुनामी तमिलनाडु के लिए अत्यंत विनाशकारी थी, पर इसने भारत को महत्वपूर्ण सीख ही दी।
विधि लोगों को बचाने में त्वरित निकासी, राहत शिविर और स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक समन्वय में भी निर्णायक रहे। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से सेट 2 गैस पेपर। ठीक है, BPSC 171 का पेपर है दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे तीनों PDF वीडियो अगर 2-5 बार देख लेंगे तो बिल्कुल काम बन जाएगा हमारा और अच्छे नंबर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। इसके बाद में दोस्तों दिसंबर 2025 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन वीडियो में लाऊंगा, उसको भी देख लेना और फीडबैक मेरे को जरूर देना कैसा लगा आपको वीडियो और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और PDF अगर बाय करना है तो टेलीग्राम ग्रुप अपना ऑफबीट स्टडी, वहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हैं एडमिन को और फिर PDF बाय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।